हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हम दुनिया भर में देखेंगे किस किस टाइप के मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर कंट्रीज होते हैं। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज, लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज, एज वेल एज इनके फीचर्स भी देखेंगे, क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों इनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है, क्यों किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट लो है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट। अपना क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका ये जो चैप्टर 4 है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। प्रीवियस वीडियोज आप देख लेना, तभी आपको और ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली बात, देयर इज नो रिलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम। एक चीज यहाँ पे दे रखी है कि भाई किसी भी देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, तो वो उसके साइज पर डिपेंड करता है। साइज का मतलब है जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, अपने अपने साउथ एशिया में देखो, साउथ एशिया में कंट्री जो है इंडिया बहुत बड़ा देश है। दुनिया भर में सबसे बड़ा देश अगर देखी जाए साइज के हिसाब से तो वो है रशिया। मगर रशिया आप देखो बहुत पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कंट्री जिनका साइज मैप पे ना के बराबर है, वो कंट्रीज अपने आप को टॉप पर रखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। जैसे नॉर्वे, 2020 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, नॉर्वे मतलब आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 पर है ना। नॉर्वे हो गया। तो साइज का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात देखिए, पर कैपिटा इनकम मतलब पैसा भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो आप यूं नहीं कह सकते, मतलब कोई कंट्री अगर रिच है और कोई कंट्री हल्का सा पैसे के मामले में पुअर है, तो रिचनेस कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे नहीं मतलब अगर रिच कंट्री है और वो मतलब एजुकेशन, हेल्थ और इन सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहा है, तो उसका लेवल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में बहुत लो हो जाएगा। तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ, टेरिटरी के साथ और पर कैपिटा इनकम के साथ। ह्यूमन डेवलपमेंट वहां का अच्छा होगा जहां पे हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेस, इन तीनों चीजों पर फोकस किया जाए, उसका अच्छा होगा। साइज एंड टेरिटरी से और पर कैपिटा इनकम से कोई मतलब नहीं है। Many times it is seen that smaller countries possess higher ranks in human development report than larger countries। तो कोई अभी मैंने अभी बताया था आपको, है ना। आपका जो डेनमार्क है कैसा देश है, बहुत छोटा सा देश है। आप देखो जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। यूरोपियन, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज भी क्यों है, भले छोटे छोटे हैं, मगर ये क्या है, बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, सोशल सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इनका हाई है। मगर ये कह रहे हैं जो बड़े बड़े कंट्रीज है, लार्जर कंट्रीज जैसे रशिया हो गया, इंडिया हो गया, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, बहुत खराब है। ठीक है। Similarly, relatively poor nations secure higher ranks than richer neighbors in their human development। अब ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ गरीब देश है और उसके बगल में एक अमीर देश है। गरीब देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है किससे, अमीर देशों से। जैसे श्रीलंका का आप देखो, श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से ज्यादा अच्छा है, जबकि श्रीलंका छोटा सा है और थोड़ा कंपेरेटिवली गरीब भी है। इंडिया बड़ा भी है, कंपेरेटिवली थोड़ा रिचर भी है, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में इंडिया लो है। तो यहाँ पे दो चीज अब क्लियर होकर आ गई है इस पूरे पैराग्राफ में से। नंबर एक, ह्यूमन डेवलपमेंट का नंबर एक, पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन है, इनडायरेक्टली पैसा अफेक्ट करता है, मैं इस बात को मैं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करूंगा, मगर जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर पैसे वाला कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो। नंबर दो, इसका कोई साइज से भी फर्क नहीं पड़ता, टेरिटरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, श्रीलंका, ट्रिनिडेड टोबैगो, ये तीन कंट्रीज हैं, श्रीलंका, ट्रिनिडेड टोबैगो। श्रीलंका आपने देखा, ये ट्रिनिडेड टोबैगो छोटे छोटे कंट्रीज है। इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के मामले में ज्यादा है, इंडिया के मामले में ज्यादा है, जबकि ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं। मतलब इनकी इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी इनका ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अब इंडिया के अंदर हम बात करें, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा केरल बहुत छोटा सा स्टेट है, जबकि पंजाब, गुजरात बहुत बड़े बड़े स्टेट है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केरल की जो पर कैपिटा इनकम है ये लो है। केरल की पर कैपिटा इनकम लो होने के बावजूद भी केरल में ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में इंडिया में नंबर 1 है, और पंजाब, गुजरात ये बहुत पीछे है। बताओ। ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि पैसा और साइज कोई मैटर नहीं करता ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। मैटर क्या करता है कि उस जगह पर जहां भी जो भी टेरिटरी है, वहां पे सोशल सेक्टर पर कितना फोकस किया जा रहा है, हेल्थ, एजुकेशन पर कितना फोकस किया जा रहा है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छा करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स के हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे कंट्रीज को। तो 4 भागों में क्लासीफाई किया गया है। देखो बुक में तो खैर ऐसा नहीं दे रखा, ये रिपोर्ट आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट की 2020 की रिपोर्ट। अभी जो लेटेस्ट बुक है 2022 और 2023 की जो एनसीईआरटी बुक है, उसका डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, और ये चेंज होते रहते हैं। तो 2020 का डेटा मैं आपको बताऊंगा। इस 20 के डेटा के हिसाब से कंट्रीज का स्कोर कितना है और कितने कितने कंट्रीज इसमें है ना।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर के आधार पर कंट्रीज को 4 भागों में बांटा गया है। कंट्रीज विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंट्रीज विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और कंट्रीज विद मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंट्रीज विद लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 4 कैटेगरी है, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट और लो। यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो, टेबल भी दे रखी है। वेरी हाई, अगर स्कोर किसी भी कंट्री का, देखो आपको पता है स्कोर कितना रहता है एचडीआई का, 0 से 1 के बीच में रहता है। 1 के आसपास है तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, 0 के आसपास है तो बहुत कम डेवलपमेंट है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.8 से ऊपर है तो उसको हम रखेंगे वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में। और ऐसे 66 कंट्रीज हैं 2020 की रिपोर्ट के आधार पर, है ना। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में कौन से कंट्रीज आते हैं, जिनका स्कोर 0.7 से 0.799 के बीच में, उसको हम रखेंगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में। ऐसे 53 कंट्रीज हैं। मॉडरेट ह्यूमन, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ कितने देशों का है और कौन कौन सा स्कोर के कितना स्कोर होना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए स्कोर दे रखा है 0.55 से 0.699 और ऐसे 37 कंट्रीज हैं। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में 33 कंट्रीज आते हैं। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन आता है, ऐसे कंट्रीज जिनका स्कोर 0.549 से नीचे नीचे है। ठीक है, तो ये टेबल है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो कंट्रीज विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिपोर्ट में दे रखा है कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में 2020 में कौन कौन से देश आए। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चाइना, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, यूके, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, कनाडा। बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है, बहुत ज्यादा साइज नहीं है, कई इनमें से कई सारे देशों का, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। तो नंबर 1 भैया, नंबर 1 पर कौन है यहाँ पे, नॉर्वे। नंबर 1 पर कौन है, नॉर्वे। नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों पास में आते हैं। ठीक है, तो वेरी ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन से देश आते हैं, जिनका स्कोर 0.800 से ज्यादा है। और 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ऐसे कितने कंट्रीज है, 66 कंट्रीज है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, वेरी, अब आगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन से कंट्रीज आते हैं, जिनका स्कोर 0.701 से 0.799 स्कोर हो, तो उसको हम लेते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में। और ऐसे 53 कंट्रीज आते हैं। अब यहाँ पे खास बात, इन कंट्रीज की कुछ विशेषताएं, ऐसे कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है, उन कंट्रीज को कैसे पहचानोगे, है ना। उन कंट्रीज में देखो, पहली विशेषता, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है सोशल सेक्टर्स पर, ध्यान देना है। ऐसे कंट्री जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है, उनकी पहली विशेषता क्या है, इन देशों में सोशल सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस करोगे तो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट हाई हो जाएगा। अपने घर में भी अगर आप हेल्थ पर और एजुकेशन पर खर्च करोगे तो आने वाले टाइम में आप देखना इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छे आउटकम आने वाले हैं। आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में हेल्थ और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करो, बाकी चीजों को साइड में रख दो, पर इन 2 चीजों पर फोकस करोगे तो आने वाले लाइफ, आने वाले टाइम बहुत ज्यादा वंडरफुल होने वाला है आपके लिए। ये चीजें सीखने की हैं। देखो, किताब पढ़ना एक अलग चीज है, किताब में डेटा पढ़ना एक अलग चीज है, इनसे आप क्या सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से भाई, पढ़ाई का मतलब तो यही होना चाहिए कि चीजों को आप अपनी लाइफ में सीखो। नंबर के अलावा ये जो ज्ञान दे रखा है ना, इसको अपनी लाइफ में अवतरित करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो लाइफ बदल जाएगी आपकी, राइट। कितनी अच्छी बात कह रखी है कि वेरी, मतलब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में कौन से देश आते हैं। उनकी पहली विशेषता क्या है कि वो अपने सोशल सेक्टर पर ज्यादा फोकस करते हैं। सोशल सेक्टर मतलब हेल्थ पर फोकस करते हैं, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हाइयर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस, बहुत ज्यादा फोकस रहता है उनका, सरकार, लोगों में और अच्छी सरकार देने में इनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है। A larger number of countries have been the former imperial powers which do not have much social diversity. अब ये जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में जो देश आते हैं ना, ये वो देश हैं जो पास्ट में, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले और बाद में भी, ये किसी टाइम पे इंपीरियल पावर्स हुआ करते थे। क्या मतलब इंपीरियल पावर का, फॉर एग्जांपल यूके, यूनाइटेड किंगडम, किसको कंट्रोल करता था एक जमाने में, इंडिया इनकी कॉलोनी हुआ करता था। तो ऐसी पावर्स जो किसी दूसरे देश को गुलाम बना के रखती थी, उनको हम क्या बोलेंगे, इंपीरियल पावर्स, है ना। तो आपने सुना होगा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, राइट, और यूनाइटेड किंगडम, डच, ये सारे लोग ना, ये आते हैं इंपीरियल पावर्स की कैटेगरी में। ये वो देश हैं जो किसी टाइम पर, इनको हम एक नाम और देते हैं, कॉलोनियल पावर्स। क्या नाम देंगे, कॉलोनियल पावर्स। इन्होंने क्या कर रखा था, दुनिया भर में कॉलोनीज स्टेब्लिश कर रखी थी। ये वो जो युग है, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रिटिश राज, इंडिया में जब ब्रिटिश राज चला था, 150-200 साल चला था, तो ये इंपीरियल पावर्स हैं। तो ये वही कहा जा रहा है कि इसमें जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में जो देश आते हैं, इसमें ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे, पहले जो इंपीरियल पावर्स हुआ करते थे वो देश आते हैं, और इनमें ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है। जैसे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया एक कंट्री है जहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है हर फील्ड में। इन इंपीरियल पावर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। दिस लिस्ट हैज मेनी यूरोपियन कंट्रीज, और इस लिस्ट में आते हैं बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज विच रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये वो कंट्रीज हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं,
और वेस्टर्न वर्ल्ड की श्रेणी में आते हैं, बट देयर मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट यूरोपियन इन लिस्ट, और इसमें ऐसे भी देश आते हैं जो यूरोपियन नहीं है। तो जरूरी नहीं है इसमें जितने भी देश आ रहे हैं सारे यूरोपियन है, यूरोपियन तो मोस्टली तो यूरोपियन है, कुछ यूरोपियन भी नहीं है, राइट। तीसरी कैटेगरी है कंट्रीज विद मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट। मॉडरेट, अब देखो हमने वेरी हाई देख लिया और फिर उसके बाद हाई देख लिया, मॉडरेट मतलब बीच की श्रेणी में। तो पहली बात तो इसमें आने वाले कंट्री जो है लार्जेस्ट ग्रुप है, कंट्रीज विद मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप है। दीज कंट्रीज हैव स्कोर बिटवीन 0.55 टू 0.700, ये इसका स्कोर होना चाहिए मॉडरेट कैटेगरी में आने के लिए। उसमें 37 कंट्रीज रखे एज पर HDR 2020 की कैटेगरी रिपोर्ट के हिसाब से। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ध्यान देना, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में दो प्रकार के कंट्रीज आते हैं। एक तो वो कंट्रीज आते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुए थे, निकल के आए थे, और एक वो देश आते हैं जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद निकल के आए थे। अब देखो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, आपने ये भी पढ़ा है कि 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। 1945 के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। एक के बाद एक कंट्री जो थे अपनी कॉलोनियल पावर से आजाद होने लग जाते हैं, और बहुत सारे देश जो है आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद आजाद होते हैं, जिसमें अपना इंडिया एक मतलब एग्जांपल है, श्रीलंका एग्जांपल है, चाइना एग्जांपल है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आजाद हुए थे। वो कंट्रीज मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, 1945 से चला था 1991 के बीच में चला था कोल्ड वॉर। किस किस के बीच में चला था, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में चला था, है ना, एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। अब ये यूएसएसआर है ना बहुत बड़ा हुआ करता था, आप देख रहे हो ना मैप में, ये पूरा क्या है, यूएसएसआर है। अब ये रेड रेड वाला दिखा रखा ना, ये रशिया है आज की डेट में। ये सारे कंट्रीज मिलके यूएसएसआर कहलाते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। ये क्या होता है 1990 में मतलब 1991 में एग्जैक्टली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसमें जो छोटे छोटे कंट्रीज है ना, वो भी किसका, वो भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मॉडरेट में दो प्रकार के कंट्रीज आते हैं, एक तो डब्ल्यू सेकंड के बाद जो कंट्रीज इमर्ज हुए थे, और एक यूएसएसआर के टूटने के बाद जो कंट्रीज इमर्ज हुए थे, वो आते हैं मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में। तो पढ़ लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर हैव इमर्ज्ड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुए। सम कंट्रीज वर फॉर्मर कॉलोनीज, इसमें से बहुत सारे कंट्रीज तो ऐसे हैं जो फॉर्मर कॉलोनीज, जैसे इंडिया फॉर्मर कॉलोनीज था किसकी, यूके की, राइट। एंड सम कंट्रीज वर फॉर्म्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1990, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इमर्ज हुए थे, राइट। और इनकी अब कुछ फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे, क्या विशेषता है इनकी। मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इनमें से जो भी देश है ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी पॉलिसीज लेके आए पीपल ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड मतलब लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, लोगों के डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, लोगों की हेल्थ एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, पॉवर्टी को कम करने पर ध्यान दिया जाए, साथ के साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश किया है। क्योंकि इसमें ज्यादातर कंट्रीज ऐसे हैं मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरीज में जहां पे बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी लाएं जहां भेदभाव कम किया जाए और लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट की एक और खासियत है, इसको पढ़ लेते हैं। हायर सोशल डाइवर्सिटी इज प्रीडोमिनेंट हियर एज कंपेयर टू कंट्रीज हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। ऐसे कंट्रीज जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं उनमें ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती, मगर मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आने वाले कंट्रीज में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में अगर आप देखें तो इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, सबके बिलीव्स अलग अलग हैं। तो ऐसे कंट्रीज की खासियत है कि यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये वो कंट्रीज है जिन्होंने पास्ट में अपने पास्ट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फेस की है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता रही हो। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यार पहले आपको पता है मुगल रूल चल रहा था, फिर मुगल रूल के बाद आपको पता है यूरोपियन पावर्स आ जाती हैं, इनमें टकराव होता है, रीजनल पावर्स में टकराव होता है, फिर जाके अपना देश आजाद हुआ, है ना। प्लस अब आप देखो पढ़ोगे आप पॉलिटिकल साइंस में कि अपना बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, ये पड़ोसी जो अपने देश हैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चलती रहती है। ये देश आजाद हो गए फिर भी कभी मिलिट्री रूल चल रहा है, कभी इनका सिविलियन रूल चल रहा है, तो सरकारें बदलती रहती हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। रिसेंटली आप देख लो अफगानिस्तान में पावर चेंज हो गई है, म्यांमार में आपको पता है मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इसमें एक खासियत है इनकी
कि पास्ट में यहाँ पे क्या रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है और सोशल अपराइजिंग, समाज में विद्रोह हुआ है, समाज के कई लोगों ने क्या किया है, विद्रोह किया है, सरकार के खिलाफ हो सकता है या कुछ कम्युनिटीज के खिलाफ हो सकता है, तो ये घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। कंट्रीज विद लो ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत लो है, तो पहली बात तो इसमें 33 कंट्रीज आते हैं और इनका स्कोर कितना होना चाहिए, 0.549 से नीचे रहना चाहिए, किसके हिसाब से, HDR 2020 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि क्यों किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट लो होता है ना, तो इसके लिए आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट लो है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल टर्मोइल, उस कंट्री में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, पॉलिटिक्स कभी स्टेबल नहीं होती, सरकारें बदलती रहती हैं, गिरती रहती है, ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। सोशल इनस्टेबिलिटी, समाज में वहां पे इनस्टेबिलिटी चलती रहती है, जैसे आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा, श्रीलंका में एक सिविल वॉर चला था। पाकिस्तान की सिचुएशन देखो आज की डेट में, पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन चल रही है, सरकार बदलती रहती है, इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, समाज में भी अस्थिरता है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल सिविल वॉर हो सकता है, फेमाइन हो सकती है, बहुत ज्यादा बीमारियों के केस देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, किसी भी कंट्री जो है ना तो हेल्थ पे फोकस कर पाती है, ना ही एजुकेशन पर फोकस कर पाती है, और उसका रिजल्ट ये रहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स में इनकी रैंक बहुत लो आती है। तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि भैया फोकस करना चाहिए हमें, ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को कम करने की जरूरत है। तो देयर इज अर्जेंट नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दीज सिचुएशंस एंड ट्राई टू मिनिमाइज द वल्नरेबिलिटीज थ्रू वेल प्लान्ड पॉलिसीज। तो ऐसे देशों में हमें ध्यान देने की जरूरत है और इन सिचुएशंस को कम करने की जरूरत है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने की जरूरत है, बीमारियों को कंट्रोल करने की जरूरत है, हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है, एजुकेशन पर फोकस करने की जरूरत है और अच्छी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छा कर सकें। इंडिया की रैंक एक ही बार में देख लेते हैं। 2018 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 130 थी, 2020 में 131 हो गई, 2021 में 132 हो गई। खुशी होने की बात नहीं है, हम लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं, कंडीशन हमारी खराब होती जा रही है। ठीक है, तो बुक में तो 20 वाला डेटा दे रखा है, 131 लिख के आना है। और कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, मिथ्स एंड फैक्ट्स। पहला मिथ और फैक्ट क्या है, देखो, द इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट शोज अस दैट पीपल यूजुअली टेंड टू ब्लेम लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन कल्चर, रिलीजन और पर्टिकुलर कम्युनिटी। जनरली ऐसा देखा गया है, इंटरनेशनल जब हम कंपेरिजन करते हैं तो कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि यार किसी भी कंट्री का लो ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए है उनके कल्चर की वजह से, रिलीजन की वजह से और पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से। मतलब लो ह्यूमन डेवलपमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं कल्चर, कि भैया इनका कल्चर खराब है इस वजह से, या इस पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से इनका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट लो है, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट लो है, जो कि गलत है। हमें किसी कम्युनिटी पर, किसी के कल्चर पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट भाई हेल्थ एजुकेशन पर अगर आप फोकस करोगे ऑटोमेटिकली आप ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई हो जाओगे। कम्युनिटी, कल्चर और रिलीजन से कोई इसका लेना देना नहीं है। सच बिलीफ्स आर मिसलीडिंग, ऐसे बिलीफ जो है ये मिसलीडिंग है। एंड इन रियलिटी देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच कीप ए कंट्री इन द लो ह्यूमन डेवलपमेंट लिस्ट। तो अदर फैक्टर कौन से, कंट्री फोकस नहीं कर रहा है, वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, वहां पर हेल्थ पर फोकस नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जा रहा है, ये है असली रीजन। असली रीजन पर फोकस करने के बजाय लोग किसको ब्लेम कर देते हैं, कल्चर, रिलीजन और कम्युनिटी को ब्लेम कर देते हैं, जो कि मिसलीडिंग है, गलत है। अच्छा, अब एक नंबर में कोई पूछ ले कि बताओ भैया ह्यूमन डेवलपमेंट लो है तो उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं, तो पहला कारण तो ये कि सरकार बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही है ना, और पब्लिक सेक्टर पे फोकस नहीं कर रही है, सोशल सेक्टर पे फोकस नहीं कर रही है, हेल्थ एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रही है, तो इसलिए उनका ह्यूमन डेवलपमेंट लो है। दूसरा, वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बन रही है और वहां पे लोगों के पास जो पॉलिटिकल फ्रीडम है या लोगों के पास फ्रीडम बहुत कम है ना, ये रीजन दे रखे हैं। फैक्टर्स ऑफ फीचर्स ऑफ कंट्रीज हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे देश जिनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं सोशल सेक्टर पे, सोशल सेक्टर मतलब हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज, इन पर बहुत ज्यादा इनका फोकस रहता है। यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल और इनस्टेबिलिटी की समस्या नहीं रहती, लगातार डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रही है, अच्छी तरह से मतलब चलती रहती है, लगातार पीसफुली इलेक्शंस होते रहते हैं, तो ये भी एक फीचर है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज इक्विटेबल, अब देखो 100% रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, मगर यहाँ पे कोशिश की जाती है कि रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इस पर फोकस किया जाता है। और फीचर्स ऑफ कंट्रीज हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे कंट्रीज जिनका लो ह्यूमन डेवलपमेंट है तो उनकी विशेषताएं क्या है। पहली बात, ये डिफेंस पे ज्यादा खर्च करते हैं बजाय सोशल सेक्टर के। ठीक है, अपने पड़ोसी देश देख लो, पाकिस्तान देख लो, डिफेंस पे बहुत ज्यादा फोकस है, बजाय किसके, हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान देने के बजाय डिफेंस पे ज्यादा फोकस है। तो रिजल्ट क्या है, देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट में लो चल रहे हैं बहुत। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड टर्मोइल, इन देशों में
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, सरकारें लगातार चेंज होती रहती हैं, उथल-पुथल होती रहती है और यहाँ पे वायलेंस की घटनाएं होती रहती हैं, है ना? ये चीजें देखने को मिलेगी। इनस्टेबिलिटी टू इनिशिएट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा मतलब डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक बात मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट नीचे दी हुई है ना? और एक मेरी रिक्वेस्ट, लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।